थोड़ी सी बात दोहराऊंगा कि हमने शुरू किया था उस बात को कि जब अकबर मर गया, अकबर के मरने के बाद 3 नवंबर 1606 को अकबर के बाद सलीम का जहांगीर के नाम से राज्याभिषेक हुआ। हमने थोड़ी बात कर ली थी इसकी, हमने ये पढ़ ली थी 12 घोषणाएं, हमने अंतिम बात नहीं करके छोड़ी थी। अब एक पूरी कहानी उसकी देखिए, स्पीड भी पकड़ूंगा और स्पीड नहीं भी पकड़ूंगा। बात थोड़ा, अब आपने इन 8 दिनों में अगर काम किया है तो उसका नतीजा तो ठीक मिल जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो, नहीं तो फिर वही बात है, स्पीड फिर रोकनी पड़ती है। जहांगीर के जीवन में कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, पर जो प्रश्न 20-25 हमें ऊपर ही दिख रहे हैं उनको थोड़ा सा शब्दों में पिरोएं। जब ये गद्दी पर बैठा 12 घोषणाएं करी, 12 घोषणाओं का मतलब था सुधार। लेकिन याद रहे उन घोषणाओं में मैंने एक बात कही थी, एक भूमि का जिक्र करता है वो, जो आप अपनी गाइडों में भी पढ़ते हो, एम्मा ग्राम। एम्मा ग्राम भूमि क्या होती है? जो धार्मिक व्यक्तियों को दान में मिलती है, एक बात उसमें। लेकिन अब मुख्य बात, जब गद्दी पर बैठा, गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले इसको अपने ही बेटे खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। अब हु इज खुसरो? खुसरो कौन था? देखिए घटना देखिए, हमने बात करी थी अकबर की 1562 में अकबर ने आमेर के राजा भारमल की अधीनता को मान लिया था और उसको अपना मित्र बना लिया था और उसकी बेटी हरखा बाई से खुद विवाह किया था, जिसको आप टीवी सीरियलों में भी देखते हो, मरियम उजमानी। उसी की कोख से पैदा हुआ था सलीम, और सलीम के साथ एक और लड़की आमेर के घराने की जिसके साथ उसका विवाह हुआ था, हमने ये पढ़ा था मान बाई। एक लड़की और भी थी मारवाड़ की जिसका विवाह सलीम से हुआ था, जोधाबाई। मान बाई की औलाद था खुसरो और जोधाबाई की औलाद था खुर्रम। इस खुसरो का भी एक बेटा था जिसको अगर आपने इन दिनों में घर पे पढ़ा है तो फिर पता है, दावर बख्श, पर अभी बाद में इसका जिक्र बाद में आएगा। 1606 में गद्दी पर बैठते ही उसको आक्रमण का सामना करना पड़ा खुसरो। खुसरो ने विद्रोह क्यों किया? बात तो यहाँ समझने की है, फिर बात याद हो जाएगी। खुसरो का मामा कौन? मान सिंह, बड़ी सीधी सी बात है। और खुसरो के ससुर का नाम भी याद रखना, मिर्जा अजीज कोका, एक नाम याद रखना, मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह। इन दोनों के ऊपर एक इल्जाम आया कि इन्होंने उस षड्यंत्र में हिस्सा लिया था। किस षड्यंत्र में? खुसरो के विद्रोह में। अब खुसरो के दिमाग में भी ये भावना क्यों जाग गई कि मैं राजा बन सकता हूँ? क्योंकि कहते हैं अकबर के दिनों में सलीम ने पूरा जीवन अकबर की बातों को टाला, विद्रोह किया, बगावत की। अकबर तंग आ गया और अकबर ने एक बार सोच लिया था कि मैं गद्दी पर बजाय सलीम के किसको बैठा दूं? खुसरो को। खुसरो गद्दी पर तो नहीं बैठा क्योंकि अकबर जानता था मेरे बेटे सलीम के जीते जी अगर मैं खुसरो को गद्दी पर बैठा दूंगा तो फिर मेरे मरते ही तमाशा शुरू हो जाएगा। वो समझदार था। आखिरकार नालायक होने के बावजूद भी गद्दी मिली सलीम को, लेकिन खुसरो की अपरिमित महत्वाकांक्षाएं अभी मरी नहीं थी। उसको सपना दिखा दिया था अकबर ने एक बार, और जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, चाहे वो बात सत्य हो चाहे वो झूठी हो, लेकिन उस एक घटना ने मान सिंह के जीवन को तो बदल दिया। वो जो आप आगे पढ़ते भी रहे हो कि मान सिंह की ड्यूटी जहांगीर जब गद्दी पर बैठा तो दक्षिण भारत में लगा दी थी और फिर एलिचपुर में ही उसकी मृत्यु हो गई थी 1614 ईस्वी में। इसलिए वो घटना कई लोगों का जीवन बदल गई। खुसरो ने विद्रोह किया। खुसरो के 2 दोस्त थे, एक तो बड़ा नाम हुसैन बेग और एक अब्दुल रहमान। दोनों इसके साथ 200 सैनिकों के साथ जहांगीर की सेना को छोड़ गए और वो किससे मिल गए? खुसरो से। खुसरो ने लाहौर में विद्रोह किया, आप पढ़ते हो। क्यों किया? खुसरो ने एक बहाना मारा था कि मैं मेरे दादा के मकबरे के दर्शन करने जाना चाहता हूँ, और जाना था आगरा सिकंदरा में, लेकिन वो वहां जाने की बजाय पहुंच गया कहाँ? लाहौर। रास्ते में उसने सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी से मुलाकात करी, उनका आशीर्वाद लिया। अब उनका आशीर्वाद लेकर विद्रोह कर दिया। जहांगीर उसके पीछे चल पड़ा। अब मैं कई घटनाएं जोड़ रहा हूँ। जहांगीर उसके पीछे उस विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़ा। सच बात तो इतनी है कि उन दोनों की लड़ाई हुई भैरावल नाम की जगह पर और खुसरो हार गया। खुसरो बंदी बना लिया गया 1607 में और उसे लाहौर में ही बंदी बना दिया गया, जहां बाद में उसकी आंखें फोड़ दी गई। कहते हैं बाद में जहांगीर को उस पर तरस भी आ गया था और उसकी आंखें ठीक करने के लिए डॉक्टर भी बुलाया था, पर एक आंख से हाथ वो धो बैठा था और कालांतर में 1622 में ही उसकी मृत्यु हुई। वो मृत्यु कब हुई वो बाद में बात आएगी।
लेकिन खुसरो के साथ नाराज किससे हो गया जहांगीर? सिखों के गुरु गुरु अर्जुन देव जी से भी। वो भी बात बाद में क्रम से आएगी। लेकिन अब बात ये कि इधर तो जहांगीर ने उस विद्रोह को दबाने के लिए चल पड़ा, बहरावल नामक स्थान पर युद्ध हुआ और उसमें जहांगीर की विजय हो गई। यहाँ एक बात और राजस्थान वाले की भी जोड़ दूं, बहुत प्रसिद्ध बीकानेर के राय सिंह। बीकानेर के राय सिंह के बारे में एक बात आती है कि आमेर के कछवाहों के बाद अगर मुगल दरबार में किसी का सबसे ज्यादा सम्मान था, सबसे ज्यादा इज्जत थी, तो वो कौन थे? बीकानेर के राय सिंह। कहते हैं राय सिंह की महानता कहाँ से झलकती है? मनसब से नहीं, कि जब भी कभी राजा अपनी राजधानी से बाहर होते थे, बादशाह राजधानी में नहीं होते थे, तो मुगल के हरम की देखभाल की जिम्मेदारी किसके सिर आती थी? राय सिंह के। और यहाँ वो खुसरो का अभियान करने के लिए जहांगीर लाहौर था और पीछे समाचार भेजा राय सिंह को कि इन रानियों को लेकर लाहौर आ जाओ। वो चल पड़ा। लेकिन रास्ते में गुजरात में एक साधु मिला उसे, जैन साधु, और उससे राय सिंह ने पूछ लिया कि भाई गद्दी कितने दिन रहेगी जहांगीर के पास? क्योंकि उन दिनों में खुसरो ने बगावत कर रखी थी, तो आशंका थी कि गद्दी डोल भी सकती है। उस जैन साधु ने भविष्यवाणी कर दी कि ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा इसका शासन, 2 साल। राय सिंह ने क्या किया? उन रानियों को वहीं छोड़ दिया, बीकानेर चला गया। रानियां तो जैसे तैसे पहुंच गई, लेकिन जहांगीर उससे नाराज हो गया। और उसकी भी ड्यूटी फिर गद्दी पर बैठने के बाद कहाँ लगी? दक्षिण में, बुरहानपुर में 1612 में मरा था वो। तो वो बात तो यहाँ हो गई। लेकिन अब घटनाएं 2 हो गई। मान सिंह भी निकला, खुसरो का मामा, वो इसलिए निकल गया, और राय सिंह इसलिए निकल गया क्योंकि वो बीच बाच में ही रानियों को छोड़कर चला गया। इसलिए जहांगीर उस खुसरो के विद्रोह को तो दबाने में कामयाब रहा, लेकिन इसमें दरबार में बहुत उथल पुथल हो गई। जहांगीर लौट आया। और अब इसके बाद बहुत बड़ी घटना एक और। आप तो केवल ये पढ़कर आए हो कि कंधार जहांगीर के काल में हमेशा से मुगलों के हाथ से निकल गया 1622 में, और जिसे जहांगीर तो कम से कम अपने जीवन में पूरा नहीं पा सका। लेकिन उससे पहले घटना और भी याद रखनी है। जहांगीर के पहले जहांगीर के पिता अकबर ने कंधार को अपने राज्य में शामिल कर लिया था। और लेकिन जैसे ही अकबर मरा, खुसरो का विद्रोह हुआ। खुसरो के विद्रोह की अव्यवस्था का लाभ उठाकर कंधार के ऊपर फारस के शाह ने अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिया। लेकिन जब आक्रमण कर दिया तो जहांगीर ने मिर्जा गाजी को भेजा, और मिर्जा गाजी ने 1607-8 में एक बार कंधार को छीन लिया। तो वो पढ़ने से पहले ये भी पढ़ना है, एक बार कंधार छीन लिया गया, अपने पास रखा गया। लेकिन पेपर में पढ़ने के लिए ध्यान रहे, कंधार और काबुल क्यों महत्वपूर्ण थे? काबुल उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में भारत का प्रवेश द्वार माना जाता था, और काबुल सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण? इसलिए अगर कंधार आपके कब्जे में है तो आप मध्य एशिया के बेमतलब के आक्रमणों से बच सकते हो। अगर वो आपके हाथ में नहीं है तो फारस, मध्य एशिया, फरगना, खुरासान, ख्वारिज्म, इन सब के रोज ही आक्रमण आपको झेलने पड़ेंगे। इसलिए जिसका कंधार पर अधिकार है उसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा सील है, ये ध्यान रखना था। तो अब जहांगीर ने एक बार तो जीत लिया, लेकिन जहांगीर आप जानते हो पियक्कड़ था, और इन्हीं दिनों में उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना और मुगल दरबार की सबसे दुखद घटना घटी। वो दुखद घटना में कुछ यूं शुरू करूं, वो यूं नहीं सीधे। ईरान का एक त्योहार हुआ करता था, नव वर्ष का त्योहार, जो आप सब पढ़ चुके हो, नौरोज, जो मुगल दरबार में मनाया जाता था। नौरोज का त्योहार था, 1611 का वर्ष था, और 32 या 34 साल की एक लड़की मेहरुनिसा, जिसको पहली बार, अब यहाँ देखिए मैं पहली बार कह रहा हूँ, जबकि अगर इसके विवाद को छेड़ोगे तो फिर वो पहली बार नहीं है। कहते हैं अकबर ने उससे विवाह करने के लिए मना कर दिया था सलीम को, इसलिए वो आगे की घटनाएं घटी। पर मैं आपको संक्षेप में बात कह रहा हूँ कि उसने उसी दिन 1611 में नूरजहां को दरबार में देखा, उससे विवाह करने का प्रस्ताव किया। लेकिन बात तो ये थी कि वो पहले से ही विवाहित थी, और उस लड़के का नाम था अली कुली खां, शेर अफगन। लेकिन याद रहे वो इस समय बंगाल में था, बर्दवान में, वो तो वहां था, लेकिन अब उसे तो विवाह करना था। आगे चलकर आप एक बात और पढ़ते हो कि नूरजहां ने अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह शहरयार खान से कर दिया था। अगर आपने इन दिनों में घर पे इसको पढ़ा, नहीं तो वो बात आगे आ जाएगी। लेकिन वो लाडली बेगम अगर पूछ लिया जाए, बेटी तो नूरजहां की है, उसका पिता कौन? जहांगीर नहीं,
शेर अफगन, उसी की औलाद थी वो। लेकिन वो बात की बात नूरजहां गुट में पढ़ेंगे, लेकिन जहांगीर तो उससे विवाह करना चाहता था, बहुत सुंदर लड़की थी। और आखिरकार अगला नतीजा क्या हुआ, अगले ही कुछ दिनों में शेर अफगन की मौत हो गई। इस पर भी विवाद हो गया कि शेर अफगन मर गया या उसे मार दिया गया। सत्य आखिर यही, कुतुबुद्दीन खां को भेजा गया बर्दवान, उसने उसे हाजिर होने की बात कही मुगल राजा के पास, लेकिन उसको घेर लिया गया। इस बहाने से लड़ता हुआ वो मारा गया। इस तरह से एक कवायद पूरी हुई जहांगीर की, और उसने 1611 के ही अंतिम दिनों में उसने मेहरुनिसा से विवाह कर लिया। लेकिन अब याद रखना है, जो मेहरुनिसा थी, इसके पिता का नाम मिर्जा गयास बेग, नाम एतमाउद्दौला नहीं है, मिर्जा गयास बेग है। एतमाउद्दौला तो उसकी उपाधि है। जिसको आप महावत खां कहते हो, उसका नाम जमान बेग था। महावत खां भी उसका बदला हुआ नाम था। जैसे अलाउद्दीन खिलजी का नाम अली गुरशप, जिसको हम अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं, नुसरत जलेसरी जिसको नुसरत खां कहते हैं, और अलमास बेग को उलुग खां कहते हैं। तो उसी तरह से मिर्जा गयास बेग के पिता खुरासान में मंत्री थे, और मलिक मसूद नामक व्यक्ति ने उनको बुरे दिनों में उनके पिता को, उसके इस मलिक मिर्जा गयास बेग को यहाँ नौकरी दिलाई अकबर के दरबार में। और उसकी कहानी में थोड़ी बयान कर दूं, ईरान की रहने वाली थी। आपके पिछले फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया, नूरजहां कहाँ की रहने वाली थी, और उसने ईरान लिखा, फारस नहीं लिखा। ध्यान रखें, उसने फारस नहीं लिखा, उसने ईरान लिख दिया। और हमें यह ध्यान रखना है कि फारस जिसे हम कह रहे हैं, पर्शिया जिसे हम कह रहे हैं, वो मूल क्या है, ईरान ही है। तो ये घटना बता दूं, ये जो व्यक्ति था मिर्जा गयास बेग, अपने बुरे दिनों में भूख से मर रहा था, निकला, फारस छोड़ा, अपनी पत्नी अस्मत बेगम को लेकर। गर्भवती थी वो औरत। चल पड़े, रास्ते में उन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया। कहते हैं कंगाली इतनी कि उन्होंने बच्ची को वहीं छोड़ दिया और आगे चल पड़े। माँ की ममता ने जोर मारा, वो नहीं रह सकी और बच्ची को उठाने के लिए वापस चल पड़ी। आगे क्या देखते हैं, हो सकता है ये काल्पनिक हो। कहते हैं उस बच्ची के सर पे सांप अपने फन से छाया कर रहा था। उन्होंने बच्ची को उठाया, साथ ले लिया और अकबर के दरबार में आकर छोटी सी नौकरी कर ली। और वही व्यक्ति इतना प्रभावशाली हो गया, कब, जब उसकी बेटी का विवाह किससे हो गया, जहांगीर से। तो उसके परिवार के सारे लोगों को बड़े पुरस्कार मिले, बड़े बड़े मनसब मिले, छोटे लोगों को बड़े पद मिले। और इस तरह से नूरजहां जहांगीर के काल में बहुत बड़े पद पर आसीन हुई। अब दो औरतों को एक साथ पढ़ा रहा हूँ, उसी से कंपैरिजन कर रहा हूँ। मान बाई कहाँ की घराने की राजकुमारी थी, आमेर, जिसका नाम शाह बेगम, वो भी उसको पद था। और हम पढ़ते हैं सुल्तान निस्सा। शाह बेगम, सुल्तान निस्सा और मेहरुनिस्सा का नाम रख दिया गया नूरजहां। लेकिन याद रहे, नूरजहां के उसके जीवन में आने से पहले शाह बेगम इस दुनिया से जा चुकी थी। कैसे जा चुकी थी, ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ राजस्थान की गाइडें एक झूठी बात पढ़ाती हैं कि मुगल काल में राजपूतों में पहली पुत्र हंता माता कहलाती है मानबाई। क्यों? कहते हैं उसने अपने बेटे खुसरो को मारकर आत्महत्या कर ली। ये कहा जाता है राजस्थान की कवायद है, लेकिन नहीं, सच कुछ और ही है। अगर मैं दो बातें करूं, अगर विवाद न करूं तो 1604, और अगर विवाद में जाऊं तो 1603 या 1604। जिन दिनों में जहांगीर की शराब पीने की आदतों से तंग आकर उस मानबाई ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके साथ ये भी याद रखना कि अपने बेटे की भी, अपने पिता के खिलाफत को चलने की नीति के कारण भी दुखी होकर ज्यादा मात्रा में अफीम खाकर आत्महत्या कर ली। जो लोग ये कहते हैं वो अपने बेटे को मार के मरी, वो गलत है। मैंने अभी कहा था खुसरो की मृत्यु 1622 में हुई और इसकी मृत्यु 1604 या 3 में हो गई, तो फिर वो तो बात ही गलत हो गई। वो पुत्र हंता नहीं है, पुत्र के हालातों से तंग आकर, अपने पति की शराब पीने की आदतों से तंग आकर उस औरत ने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके बाद उसके जीवन में आ गई नूरजहां। तो नूरजहां के गुट पे तो बाद में बात, सारे किरदार साथ चलेंगे, थोड़ा समझना। लेकिन जैसे ही वो गद्दी पर बैठा, सलीम का खून खोला और अपने जीवन की एक बेइज्जती का बदला लेने के लिए चल पड़ा। और वो बेइज्जती थी महाराणा प्रताप के मरने के बाद उसका बेटा जो गद्दी पर बैठा था, जिसका नाम था राणा अमर सिंह। अमर सिंह को हराने के लिए अकबर ने एक बार अपने बेटे सलीम को भेजा था। कब? 1599 में। लेकिन अब राजस्थान का इतिहास तो कहता है वो अमर सिंह को बंदी बना ही नहीं सका। बात तो ठीक है, लेकिन कहानी कुछ और है।
कहते हैं जहांगीर भांप गया कि मेरा और अमर सिंह का मुकाबला बहुत ऊपर नीचे का, मैं उसके सामने कमजोर हूँ, इसलिए वो लड़ने ही नहीं पहुंचा। तो रास्ते में ही रास्ता बदल गया, वो इलाहाबाद चला गया, और इसलिए उसकी बेइज्जती बहुत हुई थी उन दिनों में। जब बेइज्जती हुई थी, गद्दी पर बैठा, बेइज्जती का बदला लेना चाहा, और जिसको उसने पहली बार उसको हराने के लिए भेजा, अब 3 सन 1605, यहाँ भी 1605, 1608, 1615, 13 नहीं लिख रहा, किताबों में 13 है, फिर आप उलझोगे सन में, इसलिए 13 नहीं लिख रहा। 1605 में सबसे पहले उसने अपने एक बेटे को भेजा जिसका नाम था परवेज, जो साहिबा जमाल से पैदा हुआ था। और जब परवेज भी गया और वो अमर सिंह को बंदी नहीं बना सका, फिर 1608 में जिसे भेजा गया उसका नाम था महावत खां, वो भी राणा अमर सिंह को बंदी बनाने में कामयाब नहीं हुआ। और अब जिसको भेजा गया जिसका नाम था खुर्रम, याद रहे उसको जब ये अभियान दिया गया तब तो 1613 में दिया गया था, इसलिए मैंने समय 2 की बजाय 1 लिखा है। मैंने वो लिख दिया जो पेपर में आने की संभावना है। क्यों? खुर्रम एक बात को समझ रहा था, जो भी जाता है राणा अमर सिंह को पकड़ने में कामयाब नहीं रहता, और 2 कारण हैं उसके, थोड़ा वाइड समझना। मुगल सेनाओं को गुरिल्ला युद्ध पद्धति का ज्ञान उस समय तक नहीं था। छापामार युद्ध पद्धति में ये मेवाड़ के राजपूतों से बहुत पीछे थे, इसलिए ये उसे पकड़ने में कामयाब नहीं रहते थे। अब हुआ क्या, खुर्रम ने सोचा तरीका तो फिर मेरे साथ भी वही रहेगा। उसने प्लान किया कि अगर हम राणा को पकड़े ही नहीं, हम मेवाड़ के हम जनता को मारना शुरू कर दें तो राणा तो अपने आप आ जाएगा। बात भी वही हुई, उसने निर्दोष जनता को मारना शुरू कर दिया। जब निर्दोष जनता मरी, राणा अमर सिंह ने बैठक बुलाई मंत्रियों की, और उन्होंने सलाह दी, इस समय की नज़ाकत यही है कि हम मुगलों के साथ संधि कर लें। संधि करने का प्रस्ताव रखा गया, खुर्रम खुश हुआ, और आखिरकार दोनों में संधि हो गई। इतिहास का बहुत बड़ा प्रश्न कि मेवाड़ का वो पहला शासक, वो पहला राणा जिसने अपने पूर्वजों की लड़ने की नीति को त्याग कर मुगलों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया, और वो व्यक्ति था राणा अमर सिंह। अब यहाँ थोड़ा भेद है, संधि करने वाला कौन, उस समय शासक कौन, ये ध्यान रखना। जो उस समय किसके काल में हुई तो जहांगीर है, किसके साथ हुई तो खुर्रम है, और याद रहे वो समय है 1615। खुर्रम ने मेवाड़ में शांति बनाई, और जहांगीर इतना प्रसन्न हुआ कि उसने ये देखा कि मेरे पिता के अधूरे कार्य को मैंने पूरा कर दिया, और मैंने मेवाड़ को मजबूर कर दिया संधि करने के लिए। और अब याद रहे इस संधि की 3 शर्तें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और वो पहली शर्त ये, खुर्रम ने या यूं कहूं मुगलों ने एक शर्त रखी कि अब के बाद चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य नहीं होगा। भाई ये क्या शर्त थी, चित्तौड़ का किला अब से ठीक नहीं किया जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ने वाला था? फर्क पड़ने वाला था, आप राजस्थान के जीके में पढ़ोगे, चित्तौड़ का किला इतना मजबूत है और वो इतना बड़ा है कि वो भारत राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। उसके बाद नाम आता है जैसलमेर का। लिविंग फोर्ट मतलब उसी में बाजार, उसी में सारा काम, बहुत बड़ा है वो, पूरी दुनियादारी उसी में चल सकती है बहुत महीनों तक अगर दुश्मन बाहर पड़ा रहे। और इसको भेदने में कामयाब नहीं हो पा रहे थे ये लोग मुगल, तो उन्होंने शर्त रखी अगर इसकी मरम्मत नहीं होगी ये थोड़े ही समय में जीर्ण शीर्ण हो जाएगा और फिर इसको गिराना आसान हो जाएगा, इसको जीतना आसान हो जाएगा। लेकिन वक्त का खेल देखिए, इससे पहले कि चित्तौड़ का किला गिरता उससे पहले मुगल साम्राज्य ही गिर गया, वो तो आज भी खड़ा है। तो वो तो बात की बात। पहली शर्त क्या थी खुर्रम और अमर सिंह के बीच में कि इस किले की मरम्मत अब के बाद नहीं होगी। दूसरी शर्त, राणा अमर सिंह का बेटा करण कहाँ रहेगा? मुगल दरबार में एज ए मनसबदार, ये याद रखना। तो ये भी बात हुई। लेकिन अब सवाल बनाओ, मुगलों के दरबार में मेवाड़ की ओर से पहले मित्रता करने वाला राजा तो कौन हो गया? अमर सिंह। लेकिन पहला मनसबदार कौन हो गया? क्योंकि ये शर्त थी कि अमर सिंह को कभी भी मुगल दरबार में रहने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, इसलिए पहला मनसबदार कौन हो गया? करण सिंह। तो एक और शर्त, वो थोड़ी सम्मानजनक थी कि मेवाड़ के किसी भी शासक को अपनी बेटियों का विवाह मुगल राजकुमारों से या मुगल शासकों से करने के लिए कभी भी बाध्य नहीं किया जाएगा। ये 3 शर्तें याद रखनी है। दोबारा दोहरा रहा हूं, चित्तौड़ के किले की मरम्मत नहीं होगी,
राजकुमार कर्ण 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में रहेगा। तीसरी शर्त, किसी भी मेवाड़ के शासक को आने वाले समय में भी अपनी बेटियों की विवाह करने के लिए किससे, मुगल राजकुमारों से बाध्य नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ एक बात और भी याद रखना, अमर सिंह ने मजबूरी में संधि तो कर ली, राजकुमार कर्ण भी दरबार में तो पहुंच गया, लेकिन घटनाएं बहुत गंभीरता से घटी कि अमर सिंह उसके बाद बीमार रहने लगा, सदमा लग गया उसे, और उसने, जिसको आप कहते हो 9 चौकी की पाल, राजसमंद झील का उत्तरी किनारा, लेकिन याद रहे अभी राजसमंद झील नहीं बनी थी, राज सिंह जी तो बहुत बाद में हुए, औरंगजेब के समकालीन, लेकिन वो जगह पहले भी 9 चौकी की पाल कहलाती थी। वहीं उन्होंने अपना जीवन गुजार दिया। 1620 में उनकी मृत्यु हुई और उनके बाद गद्दी पर बैठा राणा करण सिंह। तो ये उसके जीवन का बहुत पहला पड़ाव जिसमें बहुत बड़ी घटना घटी, मेवाड़ मुगल संधि। अब हम आगे चलते हैं। दक्षिण का रुख किया किसने, जहांगीर ने, और दक्षिण के रुख में, दक्षिण का रुख उसे करना नहीं था, करना पड़ गया। अब यहाँ एक प्रश्न है इतिहास का। मैं दक्षिण अभियान की कहानी को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा किताबों में, मैंने उसको पिछले कई दिनों से लगातार पढ़ा है। उसमें जो प्रश्न है वो यही है, कहानी 10 पेजों की है, वो ये। पहले आपको ये जानना है, मुगलों में सबसे पहले दक्षिण विजय किसने शुरू की? पहला प्रश्न ये, यही तो प्रश्न है। अकबर ने 12 सूबों से 15 सूबे हुए थे, बरार, अहमदनगर और खानदेश 3 थे। मीरन बहादुर, अली खां, वो हमने आज की बात पढ़नी है। लेकिन जैसे ही अकबर मर गया और अब घटना घटी कि वहां पर जिसने सबसे पहले बगावत का झंडा खड़ा किया, अहमदनगर। और यह भी याद रहे, अहमदनगर में क्या था? निजाम शाही, याद रखना। गोलकुंडा में कुतुब शाही, बीजापुर में आदिल शाही। ये नेट में प्रश्न आया, सीधा ही पूछा वहां क्या था। वहां के शासक निजाम, गोलकुंडा की कुतुब ने स्थापना करी तो कुतुब शाह हो गया, बीजापुर का आदिल शाह बहुत प्रसिद्ध रहा, आदिल शाही हो। तो अब यहाँ लेकिन आपके लिए प्रश्न, अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा है, अहमदनगर में विद्रोह करने की जरूरत करी किसने? ये है प्रश्न, बहुत ही प्रसिद्ध, ये याद रखना, मलिक अंबर। थोड़ी सी इस पे बात, बहुत प्रसिद्ध प्रश्न। आप ये पढ़ते हो मलिक अंबर कहाँ का था? अबिसीनिया। अगर पेपर में वो ये लिख दे, गलत नहीं है। इटली की राजधानी इथोपिया किसी जमाने में, और याद रहे अबिसीनिया इसी के अंडर में था। वहां का रहने वाला, घर वालों ने गरीबी के चलते इसे बेच दिया। बाद में कासिम ख्वाजा ने इसे खरीदा और लाकर उसे अहमदनगर के मुर्तजा निजाम शाह के काल में यहां पहुंच गया। बिकते बिकते अहमदनगर पहुंच गया, अहमदनगर पहुंच गया। अब यहां से प्रश्न ही प्रश्न है पेपर में आने के लिए। मलिक अंबर मंत्री बना, बहुत बड़ा काम किया, और काम क्या किया? इसने अहमदनगर में पहली बार दक्षिण भारत में मराठों की ताकत को समझा और मराठों को इसने नौकरी दी। 2 तरह का प्रश्न है। पहली बार कौन सा मुगल बादशाह जिसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया? तो उत्तर जहांगीर। उसने उनके महत्व को समझा और वो कहा करता था, मराठे बहुत सख्त जान हैं, ये लड़ने में बहुत ताकतवर हैं, इसलिए इनको अपनी सेना में लाओ। तो मराठों का महत्व जिस मुगल बादशाह ने समझा वो तो था जहांगीर। दक्षिण भारत में एक मंत्री ने जिसने मराठों को अपनी सेना में भर्ती किया, मलिक अंबर। युद्ध कला का प्रकांड पंडित मलिक अंबर। इस व्यक्ति ने दक्षिण भारत में पहली बार गुरिल्ला युद्ध पद्धति को भी जन्म दिया। ये भी याद रखना है, मराठे गुरिल्ला युद्ध पद्धति जिनसे सीखे, जिनसे वो इसमें पारंगत हुए, वो और कोई नहीं, उनको सिखाने वाला मलिक अंबर है। मलिक अंबर मराठों को शामिल करने वाला, मलिक अंबर गुरिल्ला युद्ध पद्धति को चलाने वाला, और एक नाम सीधे जंजीरा के सिद्धि, नाम याद रखना। पूर्वी तट था समुद्र का, जो एक जगह थी जंजीरा, जंजीरा में सिद्धि लुटेरे थे और वो बहुत खूंखार लुटेरे थे, और उनकी मदद लेकर इसने एक नौसैनिक बेड़ा भी बनाया था। मलिक अंबर ने जंजीरा के सिद्धियों की मदद से दक्षिण भारत में एक जहाजी बेड़ा भी बनाया था और मुगलों के खिलाफ भी लड़ने को तैयार था, ये याद रखना। लेकिन इसके साथ एक और प्रश्न, 3 बातें दोबारा दोहरा दूं। मलिक अंबर ने दक्षिण भारत में
जहांगीर के गद्दी पर बैठने के बाद अहमदनगर की ओर से विद्रोह किया, और विद्रोह करने से पहले उसने अपनी तैयारियां की। कौन था? इथोपियाई लड़का, अबिसीनिया से आया, कासिम ख्वाजा ने खरीदा, बिकते बिकते पहुंचा मुर्तजा निजाम शाह के दरबार में, वहां मंत्री पद मिला, और इसने अपनी योग्यता का परिचय दिया। और योग्यता का परिचय कैसे दिया? दक्षिण भारत में गुरिल्ला युद्ध पद्धति, मराठों को सेना में भर्ती करना, जंजीरा के सिद्धियों से इसने जहाजी बेड़ा बनाया, और अब इसने कर दी बगावत। जब इसने बगावत कर दी तो अब इस बगावत को दबाने के लिए 3 लोगों का नाम याद रखना है, सन के फेर में मत पड़ना। 11 से 17 तक ये लफड़ा चला, लेकिन याद क्या रखना है, पहले इसे दबाने के लिए अब्दुल रहीम खान खाना गया, पार नहीं पड़ी। अगली बार खान खाना के साथ परवेज गया, दोनों आपस में लड़ पड़े, वापिस आ गए। अब याद ये रखना है, 1617 में इसको दबाने के लिए खुर्रम गया। जब खुर्रम गया, खुर्रम तो कुछ काम ही अलग करता था, उसने क्या किया, दिखावा ज्यादा किया ताकत का, भयभीत कर दिया इसे, बहुत खूंखार था ये, इसने इतना कत्लेआम मचाया वहां। अभी राजा से, मलिक अंबर से तो मुलाकात ही नहीं हुई, मलिक अंबर डर गया, मलिक अंबर डर गया और उसने संधि का प्रस्ताव भेजा। अब प्रश्न बारीक ये है, मलिक अंबर ने समझौता किससे किया? खुर्रम से, संधि हो गई। लेकिन यहाँ गड़बड़ एक और भी है, मलिक अंबर और खुर्रम के बीच में समझौता करवाने वाली रियासत कौन सी थी? ये ध्यान रखना है, आपने लाइन तो गाइड में पढ़ी है कि बीजापुर के शासक आदिल शाह ने खुर्रम और मलिक अंबर के बीच में संधि तो करा दी, लेकिन इसका नाम ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूँ, वो तो ऊपरी बात है। शाहजहां की उपाधि मिल गई इस विजय के बाद किसको? खुर्रम को। और हमारे राजस्थान का इतिहास कहता है कि शाहजहां की उपाधि उसे राजपूतों ने दी थी, जबकि सत्य नहीं है। जब खुर्रम ने मलिक अंबर को संधि करने के लिए मजबूर किया, तब खुश होकर जहांगीर ने शाहजहां को क्या उपाधि दी? खुर्रम को शाहजहां, और आदिल शाह को जो उपाधि दी फरजंद। फरजंद का मतलब होता है पुत्र, है, याद रखना, बहुत बड़ा प्रश्न है ये। आपको प्रश्न मैं एक ही बता देता हूं, अगर यहां से प्रश्न बना तो वो ये, जहांगीर के काल में मुगलों के खिलाफ विद्रोह करने वाला, मुगलों के खिलाफ दक्षिण भारत की सत्ता को संगठित करने वाला व्यक्ति कौन था? एक ही प्रश्न है, उसका उत्तर मलिक अंबर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब घटना क्या घटी, ध्यान रहे, खुर्रम ने यहां जीत लिया, लेकिन फिर देखना, उसने 1620 और 22 के बीच में फिर बगावत कर दी। लेकिन अब जो बगावत करी, अब गड़बड़ कर दी इसने। अब इसने अपने साथ 2 लोगों को और मिला लिया, बीजापुर को भी मिला लिया और गोलकुंडा को भी मिला लिया। तो अब ये 3 ताकतें हो गई। अब परेशानी फिर बढ़ गई, और परेशानी ये बढ़ गई कि अब फिर खुर्रम को भेजा गया, और खुर्रम ने इस विद्रोह को ठीक इसी साल फिर दबाया। और इसके बाद मलिक अंबर ने बहुत पैसा दिया, 4 लाख रुपए देने पड़े उसे, इनको, इन लोगों ने भी माफियां मांगी, और इन तीनों ने फिर संधि कर ली, और 1626 में मलिक अंबर की मृत्यु हो गई। इस तरह से जहांगीर के जीवन में दक्षिण भारत एक समस्या ही बना रहा, जिसमें समस्या क्रिएट करने वाला व्यक्ति इर्द गिर्द घूमती है बात इसके, मलिक अंबर के, ये याद रखना। अभी तक हमने 2 अभियान पढ़े, एक तो मेवाड़, एक दक्षिण का, जिसमें अब 3 रियासतें हाईलाइट हो रही हैं। एक तो है अहमदनगर, एक है बीजापुर, और एक है गोलकुंडा। अब घटना क्या घटती है, अब मैं घटना को थोड़ा और फेर रहा हूं, और जीवन बिल्कुल जहांगीर का नकारा हो गया। और अब देखिए, एक ऐसा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कहानी छोटी सी है, लेकिन वो घटना कहां से निकली वो पढ़ना है, बाकी बात आपने पढ़ी है। साल था 1611 और साल था 1622। इस बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घट गई। कंधार मुगलों के हाथ से निकल गए। क्यों निकला? आपकी किताब में गाइड में सिर्फ एक बात लिखी होती है कि कंधार 1622 में अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया, और वो जहांगीर के काल में तो कम से कम वापस नहीं पाया जा सका। उसकी कहानी क्या है? पहले तो एक नाम याद रखना है, मैं बार बार बात करता हूँ, फारस। और फारस को हम किसे कह रहे हैं, और वहाँ के शासक क्या कहलाते हैं? और इस समय जो व्यक्ति था फारस का, शाह अब्बास सेकंड। नाम आप ये भी भूल जाएंगे तो भी चलेगा, शाह अब्बास। शाह अब्बास देखिए कितना गेम खेल गया। 11 के बाद
शाह अब्बास ने देखा मेरी अभी ताकत नहीं है लड़ने की, उसने जहांगीर को गुमराह किया। गुमराह कैसे किया? बहुत बड़े नजराने, बहुत बड़ी भेंट भेजी गई जहांगीर को। जब कोई शासक नजराना और भेंट भेजता है तो उसका मतलब एक ही होता है कि उसने भी उसको राजा स्वीकार कर लिया है, और उसने जहांगीर को काबुल का और कंधार का बादशाह स्वीकार कर लिया। ये काम कब तक चलता रहा? 1622 तक। हर साल वो उसे भेंट भेजता। 1620 तक उसने भेंट भेजी, और 1620 के बाद उसने भेंट भेजनी बंद कर दी। क्यों कर दी वो बात तो मैं आगे बताऊंगा, बड़ी मजेदार है। ये हुआ क्या, ये घटना घटी, उसने 1622 में कंधार पर आक्रमण कर दिया, और जहांगीर ने आदेश दिया खुर्रम को, क्योंकि अब एक ही नाम घूम फिर के आ रहा है, चाहे उत्तर पश्चिम है, चाहे दक्षिण है, चाहे राजस्थान है, खुर्रम को भेजने की बात की गई। खुर्रम अकड़ गया, और खुर्रम उसे दबाने के लिए नहीं गया। इसीलिए कंधार जहांगीर के काल में उसके हाथ से निकल गया, और बाद में वो नहीं पाया जा सका। उसकी वजह ये नहीं कि मुगल कमजोर हो गए, उसकी वजह अब आएगी कि जहांगीर को या नूर जहां को समय ही नहीं मिला उस पर ध्यान देने का। समय कैसे मिलता? क्योंकि जहांगीर का सबसे योग्य बेटा तो बागी हो गया था। कौन? खुर्रम। और वो बागी क्यों हुआ? अब है उसके जीवन का, जहांगीर के जीवन का भी इतना बड़ा मोड़, और वो खुर्रम के जीवन का भी उतना बड़ा मोड़। ये घटनाएं क्यों घटी? इसीलिए मैंने शुरू में एक बात पे जोर दिया था, किसका? लाडली बेगम का। अब है एक चैप्टर बहुत बड़ा और बहुत बड़ी घटना, जिसको आप इस नाम से भी पढ़ते हो, नूरजहां गुट। ये याद रखना। अब याद रहे, नूरजहां गुट बनने की बात कैसे आई? सर टॉमस रो जिक्र करता है नूरजहां के गुट का, और कोई नहीं। जितना बढ़िया जिक्र सर टॉमस रो ने किया है कि नूरजहां ने अपने काम के लिए संघ बना लिया, एक गुट बना लिया। गुट क्यों? अब दोबारा बात वहां लाओ। 1611 का वर्ष था, उसने नूरजहां से विवाह कर लिया, और उसके पति को, जो फारस का ही था, फारस का मूल का था, इसलिए उससे अपने ही घराने के व्यक्ति से उसका विवाह कर दिया गया था। और वो लड़का था अली कुली खां, अर्थात एक हाथ से शेर मारने के कारण उसका नाम पड़ा था शेर अफगन। वो तो मर गया 1611 में, और 1611 में ही जहांगीर के जीवन में कौन आई? मेहरुनिस्सा। और उसको ये नाम किसने दिया? जहांगीर ने। एक और नाम भी दिया था, नूर महल। लेकिन नूरजहां ने, बहुत समझदार भी थी वो, बहुत तेज तर्रार औरत थी, मुगल काल की पहली महिला जिसने मुगल गद्दी से शासन किया। लेकिन मध्यकालीन भारत की पहली मुस्लिम महिला रजिया सुल्तान है। इसने क्या किया? लेकिन मुगल काल की वो पहली महिला जो केवल प्रधानमंत्री बनी महिला, माहम अनगा। ये याद रखना, वो कभी भी राजा तो नहीं बन पाए, लेकिन अकबर की सलाहकार तो वो भी कुछ समय बैराम खां के मरने के बाद रही थी। तो याद रहे, नूरजहां ने जहांगीर की शराब पीने की आदतों से परेशान नहीं, लाभ उठाकर, क्योंकि ये बात भी आप किताबों में पढ़ते हो, जहांगीर पहले तो कुछ ठीक था, लेकिन जैसे ही उसका नूरजहां से विवाह हुआ, उसने सारा कार्यभार इसके ऊपर छोड़ दिया, और दिनों दिन शराब में डूबता चला गया, और उसका स्वास्थ्य भी दिनों दिन खराब रहने लगा, जिसका लाभ नूरजहां ने उठाया, और उसने एक गुट बनाया जो इतिहास में इस नाम से भी जाना जाता है, नूरजहां जुनता। नूरजहां जुनता में लोग कौन थे? एक तो नूरजहां, मैं सीधे शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एक नूरजहां की माँ, एक नूरजहां का, और एक नूरजहां का, और एक बेटा खुर्रम। एक लाइन में बात कहूँ, खुर्रम ने बगावत तो करी, अगर सत्य ढूंढो उसको बगावत करने की हिम्मत देने वाली भी कौन थी? जितनी तरक्की नूरजहां ने इसके ऊपर कृपा करके करी थी, वही तरक्की दिलवाने की कवायद इसके खिलाफ खड़ी हो गई। जितने अभियान किए उसमें वो सफल रहा, तो उसकी सफलता आती और नूरजहां उससे खुश होती और उसका मनसब हमेशा बढ़ा देती। और इसी से शाहजहां को विद्रोह करना, अति महत्वाकांक्षी होने का अवसर मिल गया, ये याद रखना। अब कुछ घटनाएं लिख रहा हूं जो पेपर में आती हैं। नूरजहां गुट में पहली सत्ताधारी औरत नूरजहां, उसकी माँ जिसका नाम था इत्र का आविष्कार किया अन्ना सागर झील में दौलतबाग में बैठकर। बाप का नाम मिर्जा गयास बेग, मैं इसका मूल नाम ही लिखा करता हूँ, एतमाउद्दौला उसका नाम नहीं है, एतमाउद्दौला उसकी उपाधि है, और भाई का नाम था आसफ खां। अब पहले तो बात याद रहे,
इस आसिफ खां ने अपनी बेटी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको आप नाम देते हो मुमताज, इसका विवाह खुर्रम से कर दिया 1612 में। लेकिन इसके बाद नूरजहां ने भी अपनी बेटी लाडली बेगम का विवाह कर दिया शहरयार खान, एक रखेल का बेटा था ये जहांगीर की। अब घटनाएं देखो, विवाह होने में तो अभी बहुत टाइम, 8 साल का गैप, लेकिन जब तक इस औरत ने अपनी बेटी का विवाह शहरयार से नहीं किया था, तब तक तो उसको इस विवाह से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। समझ रहे हो ना बात? तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, हुआ लगती है उसकी वो, तो तब तक तो उसकी तरक्की होती रही। लेकिन जैसे ही इस औरत ने अपनी बेटी का विवाह किससे कर दिया? शहरयार खान से, तो अब उसको खुर्रम की तरक्की से एतराज होने लगा, और वो तरक्की अब किसकी सोचने लगी? अपने जमाई की। अब देखो, जब इसकी तरक्की के बारे में वो सोचने लगी, तो जाहिर सी बात है, अब हम सब समझदार हैं, खतरा किसे हुआ? खतरा क्यों हुआ? भाई ताकतवर तो था, लेकिन क्यों? क्योंकि इस समय शासन जहांगीर नहीं कर रहा था। शासन में कौन थी? सत्ता में वो थी, वो जो चाहेगी वो होगा, शाही सेना को जो आदेश दिया जाएगा वो होगा। इसलिए खुर्रम को लगा कि कहीं ये ना हो कि गद्दी तो हाथ से छिने ही छिने, मुझे मारने का प्लान भी ना कर लिया जाए। इसलिए खुर्रम ने 1622 में अपने पिता के खिलाफ, अगर कहूं तो किसके खिलाफ? नूरजहां के, लेकिन कहा तो यही जाएगा, सत्ता के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ उसने बगावत कर दी। इसीलिए कंधार अभियान करने का अवसर खुर्रम को नहीं मिला, वो गया ही नहीं वहां, क्योंकि उसने तो अपने पिता के खिलाफ बगावत कर दी। और ये भी याद रखना, कंधार के शाह अब्बास, ईरान के शाह अब्बास द्वितीय ने किस चीज का लाभ उठाकर कंधार पर आक्रमण किया था? खुर्रम के विद्रोह का, क्योंकि जानता था वो, क्योंकि जहांगीर के काल में एक ही ऐसा व्यक्ति है जो इस समय बहुत ताकतवर है, या तो खुर्रम है, उसके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो जमान बेग अर्थात महावत खां का, और वो दोनों इस समय व्यस्त थे, और इसलिए उसने लाभ उठाया, कंधार को जीत लिया, जिसे जहांगीर क्यों नहीं पा सका? उसकी वजह है ये विद्रोह बहुत लंबा चला, 1627 तक चला था, और 27 में मृत्यु किसकी हो गई? जहांगीर की। ये याद रखना, 3 नवंबर को गद्दी पर बैठा, 7 नवंबर को उसकी मृत्यु हुई। लेकिन अभी बात पूरी नहीं हुई। जहांगीर जैसे ही शाहजहां ने विद्रोह किया, और विद्रोह करने की तत्कालीन घटना भी मिलती है, वो आप पढ़ना, मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। उसको जब कंधार भेजने की बात की गई शाहजहां को, शाहजहां ने कहा मुझे रणथंभौर का दुर्ग चाहिए। गौर करना, पढ़ना, रणथंभौर मांगा गया, लेकिन रणथंभौर, इससे पहले कि जहांगीर हाँ करता, नूरजहां ने रणथंभौर की जागीर किसके लिए सुरक्षित करवा ली? शहरयार खान के लिए। तो खुर्रम को लगा मेरी कोई बात पूरी नहीं होगी, और उसने जब अपने पिता से झगड़ा किया कि मुझे ये चाहिए, तो नूरजहां ने जहांगीर के कान भरे, ये विद्रोही होता जा रहा है, अगर इसको समय से नहीं दबाया तो ये काम खराब करेगा। और खुर्रम को इसकी खबर मिल गई, खुर्रम ने कर दिया विद्रोह। खुर्रम ने विद्रोह किया, संक्षेप में बात करता हूँ, भागकर वो कुछ दिनों के लिए हमारे यहाँ राजस्थान में भी आया। किसके पास? अपने दोस्त के पास। दोस्त कौन? मेवाड़ का राणा करण सिंह। किसका बेटा? अमर सिंह का। करण सिंह का टाइम भी 1620 से 1628 है, याद रखना। जितना काल जहांगीर का रहा, कुछ दिन उसने देलवाड़ा के मंदिरों में, जग मंदिर जिसे आज कहते हो आप, वहां शरण दी। वहां से निकला, और वहां से निकलकर वो गया मलिक अंबर के पास, क्योंकि अभी मलिक अंबर मरा नहीं है, मैंने लिखा था 1626 में मरा था। अब वो मरा, वो वहां चला गया। महावत खां को पीछे लगा दिया नूरजहां ने, क्योंकि उसको पकड़ने का काम फिर कौन कर सकता है? महावत खां ही कर सकता है, वो ताकतवर है, बाकी तो कमजोर बंदे हैं, उसको पकड़ नहीं सकते। तो फिर शाहजहां पूरे दक्षिण भारत में भटका, किसी ने उसे मदद नहीं दी, क्योंकि मदद देने का मतलब था शाही सत्ता के विरुद्ध बगावत करना, तो इसलिए उसको मदद नहीं मिली, बहुत भटका। और याद रहे, इन बुरे दिनों में उसकी वो पत्नी उसके साथ थी, उसने हर कदम पर उसका साथ दिया है। याद रखना, मरी 1631 में थी बुरहानपुर में, उसी काल, उसी शासन काल में, उसी टाइम में जब शाहजहां खुद राजा था, और तब उसने ताजमहल की नींव रखी थी, जो 22 सालों में बनकर पूरा हुआ था। एक कब्रगाह, बाकी बात तो वहां करेंगे। 14 संतानें थी इसकी, 14वीं संतान को जन्म देते हुए प्रसव पीड़ा से मरी थी, जिसमें 7 जिंदा रही थी, जिसमें 7 में से 4 तो बेटे थे,
दाराशिको, शाह शुजा, मुराद, और एक नाम था बहुत बड़ा औरंगजेब, और 3 बेटियां, जहां आरा, रोशन आरा, गौहन आरा, 3 बेटियां और 4 बेटे। लेकिन आखिरकार इसके विद्रोह को खत्म करने वाला कौन था? महावत खां। घटना जोड़ दूं, महावत खां ने इसके विद्रोह को तो खत्म कर दिया, लेकिन नूरजहां बहुत ही शक्की स्वभाव की थी, वो घटनाएं और जोड़ दूं। नूरजहां के साथ ये उथल पुथल क्यों हो गई? नूरजहां बहुत बड़े फैसले ले लेती थी भावुकता में। उसके फैसलों को ठीक करने का काम कौन करते थे? उसके अनैतिक आचरण पर नियंत्रण रखते थे। लेकिन सहसा 1621 में उसकी मां मर गई और 1622 में उसका पिता मर गया। जब ये दोनों मर गए, नूरजहां के ऊपर रही सही नियंत्रण करने की ताकत, जो उसकी भावुकताओं को दबाते थे, वो जाते रहे, और नूरजहां स्वच्छंद होकर आचरण करने लगी। और उसी के आचरण के कारण ही खुर्रम ने विद्रोह किया। विद्रोह को महावत खां ने खत्म किया और उसे दरबार में पेश किया गया। खुर्रम ने माफी मांग ली और खुर्रम को माफ कर दिया गया। लेकिन अब नूरजहां ने खुर्रम को तो माफ करवा दिया, लेकिन अब वो किसके प्रति शंकित रहने लगी? महावत खां की। भाई वो बहुत तेज स्त्री थी। उसने सोचा कहीं महावत खां के दिमाग में ये बात ना आ जाए कि भाई मैंने खुर्रम को बंदी बना लिया, इतने बड़े लड़के को, इतने बड़े पावरफुल आदमी को, कहीं यही सपना ना देख ले कि मैं ही नूरजहां को मार दूं। तो नूरजहां बहुत शंकित हुई और नूरजहां ने महावत खां को अगले ही कुछ दिनों में एक आदेश निकलवा दिया कि आप कहाँ चले जाओ। और महावत खां तुरंत समझ गया, मुझे बंगाल इसलिए नहीं भेजा जा रहा कि वहां मुझे व्यवस्था बनानी है, मुझे इसलिए भेजा जा रहा है कि मैं राजधानी से दूर रहूं, 1000 मील दूर रहूं, ताकि मेरी तरफ से कोई षड्यंत्र ना हो। और अगर मैं कहूं, नूरजहां जिस बात से डरी, उसने खुद ही उसी बात को निमंत्रण दे दिया। क्या? उसके इस डिसीजन ने शाहजहां और महावत खां को नजदीक लाने का अवसर दे दिया। भाई आखिरकार खुर्रम के दिमाग में दुश्मनी तो चल रही थी नूरजहां के लिए, और अब दुश्मन और हो गया एक, कौन? महावत खां। इसलिए एक शॉर्टकट में बात कहता हूं, बाकी कहानी बहुत बड़ी है, कि महावत खां और शाहजहां में अब हो गई दोस्ती। और वो दोस्ती क्या रंग लाई? एक बार 1627 में, जो मैं बात कर रहा हूँ, गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए अपने ही बनाए हुए शालीमार बाग में कश्मीर जा रहा था, जैसा कि वहाँ हर साल अक्सर जाया करता था। रास्ते में महावत खां ने बंदी बना लिया जहांगीर को, बंदी बना लिया, और कहते हैं नूरजहां को खबर तक नहीं हुई, और उसने बंदी बना लिया। नूरजहां आगे निकल गई, नदी पार कर गई, और जब वो नदी पार करके काबुल पहुंच गई, फिर उसको पता लगा कि इसने तो ये कर लिया। वो घूमते थे, खूब लंबा एरिया घूम के आते थे। एक बात बता दूं, बाबर ने लिखा है, काबुल की आबो हवा बहुत ही सुंदर है, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक है, और भारत की आबो हवा स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ये स्वास्थ्यवर्धक तब होती है जब बहुत शानदार हवाएं चलती हैं, लेकिन अचानक ही हवाएं बदलकर बहुत ही बीमारी वाली हो जाती हैं। जैसे कि आज भी आप कहते हो, जब पूर्व की हवाएं चलती हैं, बरसाती मौसम होता है, तो बीमारी करने वाली हवाएं बैठती हैं। तो इसलिए अक्सर जहांगीर उस एरिया में घूम के आता था। महावत खां ने बंदी तो बना लिया, लेकिन थोड़े ही दिनों में महावत खां अपने ही सैनिकों में अलोकप्रिय हो गया। सैनिक उसके नाराज हो गए, महावत खां अकेला रह गया, और महावत खां ने शाहजहां को प्रार्थना करी, मेरी मदद करो, और शाहजहां उसके साथ मिल गया। उसने उसको बंदी बना लिया जहांगीर को, और समझाया नूरजहां क्या कर रही है, नूरजहां आपके ऊपर शासन कर रही है, और जहांगीर उसकी बात मान गया। और आखिरकार नूरजहां को बंदी बनाया गया, और 1645 में वो लाहौर के किले में, कैद तो नहीं कहूँगा, शाहजहां ने इतना बुरा उसके साथ नहीं किया। अगर वो कैद में रहती तो अपने पति का मकबरा कैसे बनवाती, अगर वो कैद में रहती तो अपने पिता का मकबरा कैसे बनवाती। इसलिए कहते हैं बहुत सा दान दक्षिणा भी वो करती थी। जहांगीर ने बस उसे, शाहजहां ने उसे केवल लाहौर के किले में रखा जरूर था, लेकिन बहुत इज्जत से वो रही, और 1645 में लाहौर के किले में रहते हुए वो औरत मरी। और इस तरह से शाहजहां आखिरकार इतने उतार चढ़ाव के बाद भी गद्दी किसे मिल गई? 1628 में गद्दी पर बैठता है वो, क्योंकि 7 नवंबर में जहांगीर की मृत्यु हुई, और इसके बीच थोड़ा सा घटनाक्रम हुआ, मैं यहीं जोड़ दूं। जिस समय जहांगीर की मृत्यु हुई, और उस समय महावत खां ने जब उसे बुलाया था और उसकी सपोर्ट मांगी थी, ठीक उसने उसकी सपोर्ट तो करी, लेकिन उसके बाद जहांगीर से उसने माफ़ी मांग ली, दोनों ठीक राजी हो गए, और उन्हीं दिनों में शाहजहां की ड्यूटी लगा दी गई वापस दक्षिण भारत में। इसलिए लाइन याद रखना, जिस समय जहांगीर की मौत हुई उस समय शाहजहां कहाँ था? दक्षिण में, इतना याद रखना। और अब बात यह भी याद रखना, उस समय उसका ससुर कौन? आसफ खां, ये याद रखना। जहांगीर का ससुर एतमाउद्दौला, और खुर्रम का ससुर आसफ खां। उसने एक गेम खेला, उसने खुसरो के बेटे, अब मैंने नाम लिखा था शुरू में, जावर बख्श,
दावर बख्श को कुछ दिनों के लिए गद्दी पर बैठा दिया और घोषित कर दिया उसे राजा, और आखिरकार उधर लाहौर में अपने आप को घोषित कर दिया राजा शहरयार खान ने। उसने भी तो अवसर उठाया, लाभ उठाया, 30 लाख टंका लोगों में बांट दिया, दान कर दिया कि लोग मुझे क्या मान लें, शासक मान लें। लेकिन इतने में तो शाहजहां पहुंच गया, और जब आया तो आते ही पहले मरने वाला व्यक्ति दावर बख्श। इसीलिए इतिहासकारों ने दावर बख्श को बलि का बकरा कहा। सिर्फ उसका इस्तेमाल किस लिए किया गया, कुछ दिनों के राजा के लिए, कि जब तक शाहजहां राजधानी में नहीं पहुंच जाए तब तक गद्दी खाली ना रहे और लोग उसे राजा मान लें और कोई विरोध ना करे। और बाद में तो विरोध करने वाला कौन था, खुद शाहजहां। फिर शहरयार खान को हराया गया, और इस तरह से 1628 में एक इतने उथल पुथल के बावजूद 1627 में वो जिंदगी से झगड़ता हुआ मर गया भीमवार नामक जगह पर, लाहौर में। वहीं पर शहादरा में उसका मकबरा है, याद रखना। अब देखिए घटना जोड़ो, नूरजहां कहाँ कैद रही, और फिर जहांगीर का मकबरा कहाँ, लाहौर में शहादरा नामक जगह पर। अकबर का मकबरा सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश आगरा में, और उसका मरा जहां भीमवार नामक जगह पर, वहां मर गया और इस जीवन से छूट गया। नूरजहां बहुत बाद में मरी। और ये भी याद रखना, विलियम फिंच एकमात्र अंग्रेज जिसने वर्णन किया है अनारकली का, ये याद रखना। और अनारकली के बारे में वो कहता है कि जहांगीर ने लाहौर में अपनी प्रेयसी के लिए मकबरा बनवाया था, और वो कहता था अक्सर कि खुदा, अगर मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार और देख लेता तो कयामत के दिन तक तुझे धन्यवाद देता। ये बात विलियम फिंच कहता है, केवल एकमात्र व्यक्ति। और अब कुछ ऐसी घटनाएं जो प्रश्नों में आती हैं, समझ लेना, आप भी पढ़े हो। बहुत बड़ा नाम सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस। देखिए थोड़ा मैं बताना क्या चाहता हूं इसमें, बाकी बातें आपने बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे हैं। दो नाम, 1608 में आया कैप्टन हॉकिंस, और 1600 कब आता है सर टॉमस रो, 15 में। लेकिन जहांगीर से उसकी मुलाकात होती है 16 में, ये याद रखना। 19 तक वो भारत में रहा। लेकिन कुछ इस तरह से प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आया था कैप्टन हॉकिंस, और राजा की तरफ से आया था सर टॉमस रो। राजा कौन, जेम्स प्रथम, जिसका पत्र लेकर आया था कुछ रियायतें लेकर। इसलिए गौर करना, आपने क्या पढ़ा, कैप्टन हॉकिंस को तो फैक्ट्री बनाने की इजाजत बाद में मिल गई, पहले मिली वापस ले ली गई। 1608 में उसको इजाजत दे दी थी जहांगीर ने आते ही, लेकिन उसके दरबारियों ने उसे समझाया कि खराब करेंगे, तो इजाजत वापस ले ली गई। फिर 1613 में वो इजाजत वापस दे दी गई, सूरत में फैक्ट्री लगा ली गई। लेकिन न केवल उसको व्यापार करने की इजाजत मिली राजा के दूत को, बल्कि उसे 400 का मनसब भी मिला। क्यों, क्योंकि वो किसका दूत है, वो राजा का दूत है। इसलिए एक और बात, सर टॉमस रो से मिला कहाँ, अजमेर में। जिस भाषा में बात करी वो फारसी थी, ये बात याद रखनी है। वो कैप्टन हॉकिंस नहीं है, वो सर टॉमस रो, सर थॉमस रो। वो जो भी नाम लिखा हो पेपर में, टॉमस और थॉमस, हम टॉमस बोलते हैं, सही नाम तो थॉमस रो है, ये याद रखना। लेकिन याद रहे, पहला अंग्रेज नहीं थे ये एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत था, एक राजा जेम्स प्रथम का दूत था। लेकिन पहला अंग्रेज अकबर के काल में 1599 में ही आ गया था, जॉन मिल्टन हॉल। ये मैं जब भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बात करूंगा। जॉन मिल्टन हॉल जो कब आया, 1599 में। लेकिन वो दूत नहीं बनकर आया, कंपनी का दूत बनकर नहीं आया, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ही 1600 ईस्वी में होती है, 1599 में नहीं होती, महारानी एलिजाबेथ के काल में। लेकिन अब बात ये, कैप्टन हॉकिंस 8 और 16 में मुलाकात होती है सर टॉमस रो की, 400 का मनसब मिला, फारसी में उसने बात की, और इसी से जहांगीर खुश हुआ और मुलाकात उसकी अजमेर में हुई। ये तो था उसका राजनीतिक जीवन। अब कुछ घटनाएं ऐसी, अब उसकी धार्मिक नीति, जाते हुए कि उसने क्या उथल पुथल मचाई। जहांगीर कैसा व्यक्तित्व था, कभी बड़े बड़े फैसले इतने उदारवादी कि उसके जैसा भला कोई नहीं था, कभी ऐसे फैसले कि उसके जैसा क्रूर कोई नहीं था। याद रहे 1615 में लाहौर में एक जगह है राजौरी, पढ़ते हो ना किताबों में, राजौरी के हिंदुओं को दंड दिया। और एक बात कही गई, क्यों दंड दिया गया, कि वो मुसलमानों को हिंदू बना लेते थे और उनके साथ अपनी बच्चियों की शादियां करवा के धर्म परिवर्तन करा लेते थे। इसलिए जहांगीर ने क्रूरतापूर्ण डिसीजन लिया, राजौरी के हिंदुओं को मार काट की दंड दिया। ये उसका पहला अधार्मिकता का प्रमाण।
दूसरा है धार्मिकता का प्रमाण सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव जी को अपने विद्रोही बेटे खुसरो की मदद करने के कारण उनके ऊपर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। याद रखना ये बात, जब जुर्माना लगाया गया तो गुरु ने जुर्माना देने के लिए मना कर दिया और उन्होंने कहा जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो मैं जुर्माना क्यों दूं। तो एक लाहौर के दीवान थे चंदूलाल जी, जो उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, उन्होंने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, अगर जुर्माना देने से जान छूटती है तो मैं दे देता हूँ। लेकिन गुरुदेव ने उसे जुर्माना देने से मना कर दिया और जहांगीर ने उन्हें यातनाएं देकर मार डाला। ये दूसरा उसके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण और गैर धार्मिक काम। लेकिन अब बात ये, एक घटना और बहुत बड़ा प्रश्न, पुष्कर के वराह मंदिर की मूर्तियों को तुड़वा कर समुद्रों में फेंका दिया, या यूं पढ़ लेना पुष्कर के कुंड में फेंकवा दिया, मतलब उसको यूं ही आता है कि उसको पानी में फेंकवा दिया। प्रश्न ये याद रखना है, अर्णोराज नाम जानते हो, अन्ना जी, जिसने पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, उसकी मूर्तियों को तुड़वा कर उसने पानी में फेंकवा दिया। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण घटना 1620 में घटी, जब उसने कांगड़ा पर आक्रमण किया था। कांगड़ा कहाँ है? हिमाचल के पास है ना, उन पहाड़ियों में। और कांगड़ा को जीत तो लिया गया और वहां पर जीत का जश्न मनाने के लिए गाय को काटा गया। ये उसके जीवन का एक और धार्मिक काम था। लेकिन एक और घटना मैंने वो जिक्र कर दिया है बीच में, क्यों किया था उसका मतलब अब यही है। राय सिंह रानियों को छोड़कर बीकानेर चला गया था, याद है बात? क्यों चला गया? भविष्यवाणी हुई थी, किसने करी थी? जैन साधु ने। जैन इसलिए कहा था, इसलिए जहांगीर ने उन जैन साधुओं को पकड़कर कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया था। और याद रहे, सूफी संत शेख अहमद सरहिंदी को भी उसने कुछ दिनों के लिए जेल में बंद कर दिया था। अब कुछ अच्छे काम, सरकारी खर्चे पर चर्चों में पूजा होती थी, ये याद रखना। तेल भी सरकारी होता था उनमें जो चिराग जलते थे। दूसरी बात, 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया था जहांगीर ने, ये भी याद रखना। और वो दीपावली, दशहरा, उन त्योहारों में भी लोगों के शामिल होता था। ये उसके जीवन की कुछ अच्छी घटना है। और एक श्रीकांत, बहुत बड़ा प्रश्न है आईएएस लेवल का। श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त कर दिया, इसलिए कि ये लोग हमारे इस्लाम की शरीयत की कठोरता से परेशान ना हो और इनकी भाषा को, इनकी भावनाओं को हिंदू ही समझ सकता है, इसलिए श्रीकांत नामक लड़के को हिंदुओं का जज बनाया। ये आप तो रखना ही रखना है। एक और बात, उसने फादर जेवियर, आप ये तो जानते हो ना, पुर्तगालियों के ईसाई मिशनों के आने की परंपरा तो अकबर के काल में ही पढ़ चुकी थी। पढ़ते ना, जेसुइट मिशन आए थे, थॉमस एकाबीवा, मोंसेरोट, जेवियर, जेरोम, पढ़ते हैं ना। तो फादर जेवियर से उसने ईसाई धर्म की दीक्षा ली। ये भी बहुत बड़ी बात थी उसके जीवन के लिए। तो ये याद रखनी है बातें। और अब जो बात मैं कह चुका हूँ कि उसने मराठों को पहली बार अपनी सेना में भर्ती किया और वो उसके महत्व को समझा। अब कोई एक आध बात बची होगी बामुश्किल जहांगीर की, मेरे ख्याल से मैंने हर पहलू को छू लिया है। और फिर कोई एक आध अगर बात बची है तो याद रख लेना, तो जो कि जहांगीरी उसने लिखी है। कुछ चीज़ें जो बची है वो मैं जानता हूँ, वो तो कला और स्थापत्य में होंगी। उसके काल की चित्रकला बहुत शिरोमणि था वो, जो कहा करता था कि अगर मेरे सामने कोई चित्र रख दिया जाए और चित्र बनाने वाले लोग इस समय दुनिया में भी ना हो, और बनाने वाले में से धड़ किसी और ने बनाया हो, आंखें किसी और ने बनाई हो, हाथ किसी और ने बनाए हो, तो भी मैं चित्रों को देखकर बता सकता हूँ कि किसने क्या क्या बनवाया है। और उसके दरबार का सबसे बड़ा व्यक्तित्व मंसूर और अबुल हसन, ये दो नाम तो मैं बाद में पढ़ाऊंगा, अभी इस पे कोई नहीं, बड़ा चैप्टर है ये, बहुत कुछ नया है इसमें जो हम आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह से जहांगीर जीवन से लड़खड़ाता हुआ, शराब में डूबा हुआ, निसार नामक सिक्का चलाया और उसके सिक्कों पर उसे शराब का प्याला लिए हुए दिखाया गया। ये तो सारी बातें प्रशासन में, सिक्कों में हो जाएगी। ये उसका एक राजनीतिक जीवन था, जिस अभी तक तो हम सारे राजाओं के राजनीतिक जीवन को पढ़ रहे हैं। ये याद रखना, ध्यान रहे, चर्चों में पूजा सरकारी खर्चों पर होती थी। 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, दीपावली और दशहरे में भी शामिल होता था। वीरवार और रविवार 2 दिन मैंने कहे हैं, पशुवध उन दिनों में गैर कानूनी था। ये कुछ अच्छे काम उसके जीवन से हमेशा जुड़े रहे। तो इस तरह के किरदार का धनी था सलीम जहांगीर। कल हम उठाएंगे शाहजहां को। और अब आपसे एक बात कि आज जिस तरह से बात की है, स्पीड कैसी है, ठीक चल जाएगा काम? एक किरदार हमें रोज पूरा करना है, क्योंकि तभी फिर बात